सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल पढ़ के आपको समझाता हूँ, ऐसा इसलिए है कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी सिलेबस है और इस सिलेबस को हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। केवल एक बार हमको क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत है क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। मैं जब आपको एनआईए सिलेबस को समझाऊँगा तो मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊँगा। ये सभी टू द पॉइंट्स हैं और एक बार सुनने में या स्क्रीन पर देखने में हम सभी को वो समझ में आते हैं, इसलिए मेरी ये टेक्निक है। ठीक है, तो इसलिए आप स्क्रीन को देखते रहें, सही आंसर का सही उत्तर समझते रहें और अपना रिवीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते रहें। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियाँ शामिल है। सेवा क्षेत्र कौन से? परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है। तो किस सेवा देते हैं? ओके, संगठित क्षेत्र का सही बताइए। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत उद्यम आते हैं, अर्थात उद्योग होते हैं। यहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं और यहाँ रोजगार की शर्तें क्या होती हैं? डिसाइड होती हैं। किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया। कैसे वर्गीकृत किया गया? वो केवल उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर डिसाइड किया गया है। किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? 2005 में। कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीयक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण द्वारा बदला जा सके। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जा सके। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सार्वजनिक जो होगा वो सरकार के पास होगा। अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग रोजगार में तो हैं परंतु उत्पादन शून्य है। वेतन और वेतन कब नहीं कमा रहे, उत्पादन शून्य। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? मधुमक्खी पालना तृतीयक क्षेत्र में आती। बैंकिंग, अध्यापन, किसी और संस्था में काम करना, ये तृतीयक क्षेत्र। मधुमक्खी पालना तृतीयक क्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। सब सार्वजनिक क्षेत्र आप देखते नहीं, बस चल रही है सार्वजनिक, देखा सभी लोग जा रहे हैं 15 रुपये में कहीं पे भी घूम रहे हैं। रेलवे स्टेशन है, शौचालय हैं, सभी लोग जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सार्वजनिक क्षेत्र, कल्याण भी हो रहा है और सुरक्षा भी मिल रही है। जिसको जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होता? न्यूनतम वेतन एक्ट लागू हो सकता है, फैक्ट्री एक्ट लागू हो सकता है, ग्रेच्युटी अदायगी लागू, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो भारत सरकार द्वारा लागू करेगा वो नहीं लागू होता। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं अल्प बेरोजगार। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? प्राथमिक। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में है? संगठित क्षेत्र में है, वेतन से ही छुट्टी। कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संचार। सेवा क्षेत्र में शामिल परिवहन, संचार, बैंकिंग। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है? वो है प्राथमिक क्षेत्र का। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में। आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती। मधुमक्खी पालन। सामाजिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य योगदान क्या है? सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है? संगठित क्षेत्र में। अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसमें परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है।
उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। रोजगार सुरक्षा दी जाती है, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। ये है सार्वजनिक। निश्चित क्या है? परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। निश्चित में रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं समानता नहीं दी जाती है। आप देखते हैं निजी कोई फैक्ट्री में काम कर रहे तो क्या छुट्टी में तो वेतन देता है क्या? आपको नहीं देता है वेतन। लेकिन आप उसमें मैंने डिफेंस में प्रकार से छुट्टी का भी पैसा मिलता है, या कोई और भी जॉब है छुट्टी में तभी पैसा मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र के निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। कभी भी आपको निकाला जा सकता है, कभी भी भर्ती कर सकते हैं किसी को भी। मेन उद्देश्य होता है उन निजी व्यक्ति जो उनके स्वामी हैं, मालिक, उनको लाभ कमाना होता है। जितनी भी चीज़ें हैं उस फैक्ट्री या कंपनी में एक व्यक्ति जो मालिक वो उपलब्ध करवाता है। तो यही है निजी क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता। सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता। न्यूनतम वेतन मिलता है असंगठित क्षेत्र में। रोजगार की अवधि व काल सीमा निश्चित नहीं होती। कभी भी हटा सकते, कभी भी काम मिला से 8 या 10 घंटे काम करवा दिया। छुट्टी या लाभ का कोई प्रावधान नहीं होता। संडे को भी जॉब करनी, आ जाओ, पैसा दे देंगे, नहीं तो पैसा काट लेंगे, 26 दिन का पैसा देंगे। निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है? जो संगठित क्षेत्र होते हैं अधिक वेतन मिल जाता है, नौकरी उनकी सुरक्षित होती है, कार्य की स्थितियाँ अच्छी होती हैं, कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, कार्य अवधि निश्चित होती काम के घंटे। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें वेतन मिलता ही नहीं, मतलब कम वेतन मिलता है। नौकरी में कभी भी निकाला जा सकते हैं। निम्न स्थिति कार्य की परिस्थिति होती है, किसी ने हर हालत में काम करना पड़ता है। बेचारे कर्मचारियों में कोई बोनस नहीं मिल पाता है, और काम की कोई अवधि डिसाइड नहीं है। आज की 10 की 12 मौज के तुम 16 घंटे काम को दिन में काम करवा ले मालिक। ये है रोजगार गारंटी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कोई 3 प्रावधान बताइए। इसके अंतर्गत आया था कि 100 दिन का आपको रोजगार दे देंगे साल में। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, और आपके गांव के आसपास ही देंगे रोजगार। इससे क्या हुआ? बहुत चीज़ों का निर्माण हुआ, बहुत से लोगों को रोजगार मिला और देश की उन्नति भी हुई। यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। बताइए कैसे? कथन सत्य है, सही में निर्भर है। जो प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। और विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल जो मिलता है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलता है। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल बढ़ाना है, तो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे काम चलाएंगे? और प्राथमिक क्षेत्र के साथ से सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात। भाई दोनों नहीं होंगे तो तीसरा क्षेत्र बेकार हो जाएगा। और तीनों क्षेत्र निर्भर है, किसी एक की भी अनुपस्थिति हो जाएगी तो अन्य दो के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की 3 विधियाँ बताइए। शहरी क्षेत्रों में कैसे आप रोजगार पैदा करेंगे? क्षेत्रीय शिल्प उद्योग सेवाओं को प्रोत्साहित देंगे। वहाँ का जो लोकल बिजनेस है, शिल्प है या कोई और स्टॉक बिजनेस है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और पर्यटन उद्योगों को बढ़ाना देना पड़ेगा। कोई है शहर अच्छा, ताजमहल है आगरा में, तो आगरा गंदा ना करो, सब व्यवस्था दो, ऑटो वाले पागल ना बनाए। जो लोग हैं लोग हाँ भैया आगरा बहुत अच्छा शहर है, तो ऐसे बढ़ावा मिलेगा।
अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब कोई बंदा है छोटा सा खोलना चाहता है, अब तुम फालतू नीतियाँ लगाएं सरकार, नहीं ये जमा करो टैक्स, ये करो, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, तो नहीं हो पाएगा, परिवर्तन करना पड़ेगी। मूलभूत सुविधाएं, तकनीक की शिक्षा को बढ़ावा देना, थोड़ी बहुत सुविधाएं बढ़ानी चाहिए तकनीकों का से, तकनीक की शिक्षा सभी को, कंप्यूटर ITI ये सब चीज़ें नई शिक्षा नीति आई है, इस प्रकार से सब लागू होनी चाहिए और सभी को उस पर पढ़ना चाहिए। आसान शर्तों पर ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान करना। मानो किसी ने कहा कि भैया 50,000 रुपये हमको अगर लोन मिल जाए तो हम ये धंधा चालू कर लें और धंधे से हमको फ़ायदा हो जाएगा, दुकान खोल लेना, तो ये वाला इंजीनियरिंग वालों को काम कर लेंगे। अब लोन ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनके पास हुनर तो है, अब बिना पैसे के तो हुनर रखा रहेगा जेब में। तो अगर सरकार सब चीज़ें व्यवस्था करा दे, लोन वोन आसानी से मिलने लगे, तो लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। भैया जनसंख्या बढ़ जाएगी तो बेरोजगारी तो होनी ही है, क्योंकि रोजगार कम है, जनसंख्या बढ़ गया, अनुपात बिगड़ गया। कृषि और शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है, अल्प रोजगार हो जाता है, संसाधन जो ख़त्म होने लगते हैं, बोझ पड़ने लगता है, क्योंकि इंडिया की तो आदत है थाली में पसवा लेंगे इतना सारा, खाएंगे थोड़ा सा, फेंकना पड़ता है, और फेंकेंगे क्या, डस्टबिन में डालेंगे, गरीबों को खिलाते नहीं हैं। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने पर रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। अब उन्होंने कहा भैया हम तो 1,000 में काम करते हैं, हम चले गए, हमने कहा हम तो 700 में काम करते हैं, पीछे चलेगा तो भैया हमको 500 दे ही देना यार, दिन में हम 500 में भी काम कर देंगे। अब क्या हुआ, आए तुमने घट गई कि नहीं घट गई, वही होता है। कहाँ 1,000 रुपये का दाम था उस काम को करने का, 500 रुपये में हो रहा है, आय निम्न स्तर पर आ जाती है। इसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। अब हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, तुमने कहा ये हाजमोला इमली है 60 रुपये लिखे हैं इसके MRP, लेकिन हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमने कहा हम 70 देंगे, दुकानदार ने कहा अब हम बेचेंगे 70 का ही बेचेंगे। हाँ तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो क्या हुआ, जो नॉर्मल लोगों थे उनको नहीं मिल पाया, तो उपलब्धता कम हो गई, कीमत वस्तुओं की बढ़ गई। ये होता है जनसंख्या बढ़ने से। कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे। आप सरकारी कर्मचारी हैं तो बेचने मिल जाती हैं आपको, क्या आप घंटे डिसाइड 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितने डिसाइड करते हैं आपको काम करने हैं। अधिक समय से काम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलता है। और कुछ हो गया एक्सीडेंट, माँ बाप को दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, तो चिकित्सा सुविधाएँ मिलती हैं, पेंशन देती है सरकार, छुट्टी में गया लेकिन वेतन कटता नहीं, मिलता है, भविष्य निधि और सब चीज़ों का योगदान मिलता है। और जहाँ पे काम करते हैं वहाँ वातावरण अच्छा बना रहता है और फालतू में शोषण नहीं होता है। किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र तक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, बताइए कैसे निभाता है। क्योंकि ढांचागत सुविधाओं कृषि उद्योगों को बढ़ावा मिलता है इससे। सार्वजनिक क्षेत्रों में देखो मंडी लग रही है, ये सब लग रहा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वो किसान आके अपना सामान बेच रहे हैं, लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती हैं, और राशन बच रहा है, सभी को राशन मिल गया 2 रुपये किलो गेहूँ के हिसाब से, लोग फायदा ही तो होगा। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हेल्प करती है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य कई योजनाएं बनाई जाती हैं। लोगों का मेट्रो चलाना है, एरिया डिसाइड कर, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता था, यहीं बना देंगे तो लोगों को सुविधाएँ होंगी, पुल बना दिया, ओवरब्रिज बना दिया, तो हुआ सामाजिक कल्याण हुआ। और श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी, क्या है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एक उदाहरण दीजिए। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, मतलब हो गया एक ही काम में जो से ज़्यादा लोग लगे होते हैं तो उससे प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत परिवार के अधिक व्यक्ति लग जाते हैं, और शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ,
एक व्यक्ति के पास कपड़े की छोटी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की जरूरत है, अपने 2 लोग काम करें, तो यही है छुपी हुई बेरोजगारी। संगठित असंगठित क्षेत्र हो गया है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की समस्या आने वाली समस्या बताइए। क्या है, सरकारी नियम विनियमों को नहीं माना जाता असंगठित क्षेत्रों में, थोड़ी प्रॉब्लम है। लोग अपने छोटे छोटे कार सड़कों पर ही बेचने लगते हैं, उनको कोई माई बाप नहीं होता है, कुछ हो गया हट गए, वेतन बहुत कम मिलता है, मजदूरी तय नहीं, तो जितना मिल जाए एक दिन का भैया 400 रुपया 300 रुपया 200 रुपये, लोगों को अपनी मजबूरी में उसके यहाँ काम करना पड़ता है। आज काम क्या कल है कि नहीं है। अतिरिक्त समय का 5 बजे तक काम करना, 5:30 तक मालिक ने काम कर, आधे घंटे का पैसा दूंगा, पैसा क्या दे, तुम भी तो सुबह लेके आए थे, पता चला वो सही टाइम से आता, तभी उसको फालतू पैसा नहीं देते। अतिरिक्त काम करवाने पर बीमार हो गया, 1 महीने से किसी के मालिक के यहाँ काम करा तो बीमार हो गया, अब कहा उस दिन नहीं गया, तो उसने कहा भैया पैसा दे दो, उस दिन बीमार हो गया, अच्छा आए नहीं पैसा चाहिए तुमको, ये भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा बोलो तो नौकरी निकाल देते हैं, तो सुरक्षित है। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों को, सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी, ये प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो। सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे, ONGC, निजी क्षेत्र रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस। मेन चीज़ें बताऊंगा। सकल घरेलू उत्पाद GDP किसे कहते हैं? भारत में इसे नापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के भीतर किसी वर्ष प्रत्येक क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो सकल घरेलू उत्पाद है। इसमें वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान की जाती है। मापन का कार्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें करती है। तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए कौन से 3 कारक हैं? अनेक सेवाओं, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार, स्वच्छता, परिवहन आदि की आवश्यकता है। कृषि एवं उद्योगों के विकास हेतु अनेक सेवाओं की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य सेवाओं की मांग भी शुरू कर देते हैं। कुछ नई सेवाओं जैसे संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित भी सेवाएं आजकल हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने को 4 सुझाव दीजिए। सिंचाई की सुविधाओं पर हमें बहुत सुधार करना चाहिए, सिंचाई बहुत अच्छी करनी चाहिए। सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य गांव में ध्यान देना चाहिए। सुलभ, सस्ती, बेहतर परिवहन सेवाएं देनी चाहिए। पता चला गाँव है मेन सड़क से फिर ऑटो तक नहीं जा रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम है। सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों यही हमारा टॉपिक था, खत्म होता है। आप लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।